नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक कर ली है और उसमें सवार लोगों को बंधक बना लिया है। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. इस घटना को लेकर पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में चिंता की लहर दौड़ रही है। पाकिस्तानी सेना और बीएलए विद्रोहियों में रात भर जंग चली। पाकिस्तान सरकार बंधकों को छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। वहीं बीएलए ने पाकिस्तान और चीन को बलूचिस्तान छोड़ने की चेतावनी दे दी। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूक्रेन 30 दिन के सीजफायर के लिए राजी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, अब हमें रूस जाना है। रूस ने मॉस्को की शर्तों पर समझौता होने की कही बात। कनाडा अमेरिका के बीच नहीं थम रही टैरिफ वॉर। अमेरिका ने कनाडा पर फोड़ा नया टैरिफ बम। हिंदुस्तान ने टैरिफ को लेकर ट्रंप के दावे को किया खारिज। शेख हसीना की बड़ी मुश्किलें। बांग्लादेश में छिन गया आवास। ढाका कोर्ट के आदेश पर पूर्व पीएम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। और चलते चलते में देखेंगे, वैज्ञानिकों को मिल गई दूसरी धरती। पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर हो सकता है जीवन? तो पाकिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को एक ट्रेन पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। ट्रेन में 200 से ज्यादा बंधक मौजूद हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बल जूझ रहे हैं। ये ट्रेन बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के लिए जा रही थी। बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा से 160 किलोमीटर की दूरी पर सिबी शहर के पास पहाड़ी इलाके में ट्रेन पर हमला किया, जब ये क्षेत्र में पड़ने वाली कई सुरंगों से गुजर रही थी। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार दोपहर को जब जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से 160 किलोमीटर दूर सुरंगों की श्रृंखला से गुजर रही थी, उस दौरान उस पर हमला किया गया। 9 डिब्बों वाली ट्रेन में 400 से ज्यादा यात्री सवार थे। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने कहा कि बंधकों को सुरक्षित छुड़ाने के लिए सैन्य अभियान जारी है। अधिकारियों ने अब तक 104 बंधकों को छुड़ाने का दावा किया है। क्वेटा में पाकिस्तान रेलवे के एक अधिकारी के हवाले से अल जजीरा ने बताया कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों समेत लगभग 17 यात्री हमले की जगह से लगभग 6 किलोमीटर दूर पानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। पाकिस्तानी सुरक्षा सूत्रों ने 26 बलूच चरमपंथियों के मारे जाने का दावा किया है। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के दावों का खंडन किया और इसे पाकिस्तानी आर्मी का प्रोपेगेंडा बताया है। बीएलए ने बंधकों को छुड़ाने की खबरों को भी खारिज किया और दावा किया कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को इंसानियत के नाते छोड़ा गया है। समूह ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और उनका स्थिति पर पूरा नियंत्रण है। इस समूह ने दावा किया कि उन्होंने कम से कम 30 सैन्य कर्मियों को मार दिया और रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया, जिससे ट्रेन को रुकना पड़ा। बीएलए ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना ने कोई अभियान शुरू किया तो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही बीएलए ने बलूच राजनीतिक कैदियों की रिहाई की भी मांग की है और 48 घंटे तक इसके पूरा न होने पर हर घंटे 5 बंधकों को मारने की धमकी दी है। विश्लेषकों का मानना है कि बीएलए की बढ़ती ताकत और उसका मुकाबला करने में राज्य की विफलता पुरानी रणनीतियों पर उसकी निर्भरता को दर्शाती है। वॉशिंगटन डीसी में स्थित बलूचिस्तान विशेषज्ञ मलिक सिराज अकबर ने कहा कि बीएलए छोटे पैमाने पर हमले करने से लेकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करने तक विकसित हो गया है। समूह अब यात्री ट्रेन पर हमला कर रहा है, जो दिखाता है कि सरकार के पास उन्हें रोकने की क्षमता नहीं है। इसके साथ ही बीएलए अब मीडिया में बने रहने के तरीकों को सीख गया है, जो उसे नए लड़ाकों की भर्ती के लिए आकर्षित करने में मदद कर रहा है। ट्रेन पर हमले के बाद समूह ने लगातार सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है, जिसमें लगातार घटनाक्रम पर अपडेट दिया है। यही नहीं, इसने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के दावों को भी गलत ठहराने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। जिस इलाके में ट्रेन को रोका गया है वो दुर्गम पहाड़ी दर्रा है, जहां मोबाइल नेटवर्क और संसाधन पहुंचना मुश्किल है। ऐसे में पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक कड़ा अभियान चलाने में मुश्किलें आ रही हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध विराम की। तो अमेरिका की मध्यस्थता में रूस यूक्रेन युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति बनती नजर आ रही है। अमेरिका के दबाव में यूक्रेन 30 दिन के युद्ध विराम के लिए राजी हो गया है। दरअसल बीते दिन सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी इस दौरान सऊदी अरब में ही थे, लेकिन उन्होंने इस बैठक में शिरकत नहीं की। नेशनल सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्स ने बताया कि इस बैठक में वार्ताकारों ने इस बात पर विस्तृत चर्चा की कि ये युद्ध स्थायी रूप से कैसे खत्म होगा, जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटी भी शामिल है। वहीं बैठक के बाद ज़ेलेंस्की ने घोषणा की कि यूक्रेन इस प्रस्ताव का स्वागत करता है। हम इसे सकारात्मक मानते हैं। हम ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार हैं।
अब संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस को ऐसा करने के लिए मनाना होगा। इस घोषणा के बाद अब सबकी नजरें रूस पर टिकी हुई हैं। अगले कुछ दिनों में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ रूस जाकर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। इसकी जानकारी देते हुए विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका युद्ध विराम का प्रस्ताव क्रेमलिन को देगा। हम उन्हें बताएंगे कि बातचीत की टेबल पर क्या है। यूक्रेन युद्ध रोकने और बात करने के लिए तैयार है। अब ये उन पर निर्भर करेगा कि वे हाँ कहते हैं या नहीं। अगर वे इनकार करते हैं तो दुर्भाग्य से हमें पता चल जाएगा कि यहां शांति में क्या बाधा है। राष्ट्रपति चाहते थे कि ये जंग कल ही खत्म हो जाए, इसलिए हमें उम्मीद है कि रूस जल्द से जल्द हाँ में उत्तर देगा, जिससे हम इसके दूसरे चरण में पहुंच सके। इस बातचीत के सफल होने के बाद अब अमेरिका ने यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने पर लगी रोक हटाने और सुरक्षा सहायता को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति समझौते के लिए अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां उनकी ट्रंप के साथ तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद से दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया था और अमेरिका ने यूक्रेन को मिलने वाली सारी मदद पर रोक लगा दी थी। सैन्य सहायता से लेकर खुफिया जानकारी तक सब कुछ पर रोक लग जाने से यूक्रेन के लिए हालात काफी मुश्किल हो गए थे। लेकिन अब जब अमेरिका के दबाव में यूक्रेन ने युद्ध विराम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, तो अमेरिका ने भी अपना रुख नरम कर लिया है। लेकिन अब ये युद्ध विराम होगा या नहीं, ये फैसला रूस को करना है। रूसी सांसद का कहना है कि युद्ध विराम मॉस्को की ही शर्तों पर होगा। ऐसे में सबकी नजरें अब रूस अमेरिका की बातचीत पर टिकी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे टैरिफ वॉर की। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में टैरिफ वॉर छेड़ दी है। अमेरिका ने पहले दूसरे देशों पर सख्ती से टैरिफ लागू किए और जब उन देशों ने पलटवार किया तो ट्रंप ने और सख्ती दिखाते हुए दोहरे टैरिफ लगा दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं कनाडा की। बीते दिन आपने देखा कि कनाडा के ओंटारियो शहर ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में मिनेसोटा, न्यूयॉर्क और मिशिगन को सप्लाई होने वाली बिजली पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस प्रेसिडेंट ने कनाडा से स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर प्रस्तावित टैरिफ को दोगुना करने का ऐलान किया। इसका मतलब यह हुआ कि अब कनाडा से अमेरिका में आने वाले सभी स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट पर पहले से प्रस्तावित 25% की जगह 50% का टैरिफ लगेगा, जो कनाडा के व्यापार को बुरी तरह प्रभावित करेगा। माना जा रहा है कि ट्रंप का यह फैसला इस टैरिफ वॉर को तेज कर सकता है। वैसे तो ट्रंप का यह फैसला 12 मार्च से ही लागू होना था, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने फैसले से यू टर्न मार लिया है। ट्रंप के एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार ने कहा कि कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम पर आयात टैरिफ को दोगुना कर 50% करने की इस योजना को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार युद्ध के कारण भ्रम और अनिश्चितता बनी हुई है। पीटर नवारो ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बयान दिया। उन्होंने साफ किया कि बढ़े हुए अमेरिकी टैरिफ योजना के मुताबिक अब 12 मार्च को ही लागू नहीं होंगे। नवारो का यह बयान कनाडा के ओंटारियो प्रांत के प्रधानमंत्री डग फोर्ड की तरफ से अमेरिकी बिजली निर्यात पर लगाए गए सरचार्ज को अस्थायी रूप से निलंबित करने के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अगर कनाडा भी टैरिफ जारी रखता तो अमेरिका लंबे समय तक इस ट्रेड वॉर को जारी नहीं रख पाता। हालांकि कनाडा पर टैरिफ को लेकर तो ट्रंप बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को लेकर उनके रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। ट्रंप हिंदुस्तान पर पहले से ही जबरन टैरिफ वसूलने के आरोप लगा रहे हैं और अब इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान अमेरिकी उत्पादों पर कहीं ज्यादा टैरिफ लगाता है और इससे मुनाफा कमाता है। हिंदुस्तान में अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाया जाता है, वहीं अमेरिकी कृषि उपकरणों पर हिंदुस्तान में 100% टैरिफ लगाया जाता है। हालांकि अमेरिका के ऐसे बयान तो लगातार सामने आ ही रहे हैं, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान की इस पर प्रतिक्रिया आई है। हिंदुस्तान सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान अपने टैरिफ में बहुत कटौती करना चाहता है। हिंदुस्तानी कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने संसदीय पैनल को बताया कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ टैरिफ में कटौती को लेकर कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। किसी ट्रेड एग्रीमेंट को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब हिंदुस्तान भी अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपना सकता है। यानी ये टैरिफ वॉर बड़े पैमाने पर बढ़ती दिखाई दे रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ नए एक्शन की। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने जा रही है।
ढाका की एक अदालत ने शेख हसीना के धन मंडी स्थित निवास सुधा सदन और उनके परिवार के अन्य संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि कोर्ट ने हसीना और उनके परिवार के 124 बैंक खातों को भी जब्त करने का आदेश दिया है। जिस घर को जब्त करने का आदेश दिया गया है वो दिवंगत परमाणु वैज्ञानिक और हसीना के दिवंगत पति MA वाजेद मियां के नाम पर है, जिन्हें सुधा मियां के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि घर जब्त करने का यह आदेश ढाका मेट्रोपॉलिटन सीनियर स्पेशल जज जाकिर हुसैन गालिब ने दिया। एंटी करप्शन कमीशन यानी ACC के आवेदन के बाद उन्होंने यह आदेश जारी किया। जब्त की गई संपत्तियों में हसीना के अलावा उनके बेटे सजीव वाजेद जॉय, बेटी सैमा वाजेद पुतुल, बहन शेख रेहाना और उनके बेटे बेटियों तुलिप सिद्दीकी और रदवान मुजीब सिद्दीकी की संपत्तियां भी शामिल हैं। ACC ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपी व्यक्ति अपनी अचल संपत्तियों को ट्रांसफर करने या उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन हालात में जांच पूरी होने तक संपत्तियों के कुर्की के आदेश की जरूरत है। बांग्लादेश में छात्रों ने पिछले साल बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे, जिसके चलते 15 साल से ज्यादा वक्त से सत्तारूढ़ शेख हसीना सरकार को 5 अगस्त को इस्तीफा देना पड़ा और वो हिंदुस्तान आ गए। इसके 3 दिन बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया था और तब से ही बांग्लादेश में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे वैज्ञानिकों को मिल गई दूसरी धरती। तो पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर हो सकता है जीवन? वैसे तो धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन इस बीच अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ निकाला है जो बिल्कुल धरती के समान है और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं को रहने का वातावरण दे सकता है। इंस्टीट्यूटो डी एस्ट्रोफिजिका डी कैनेरियास और यूनिवर्सिडैड डी ला लगुना ने इसकी खोज की है। डी ला लगुना ने बताया कि पृथ्वी के समान ये ग्रह यहां से केवल 20 प्रकाश वर्ष दूर है। खास बात यह है कि यह सूर्य जैसे एक तारे का चक्कर भी लगाता है। साइंटिस्ट ने इस ग्रह को सुपर अर्थ नाम दिया है। जिस तारे का यह चक्कर लगाता है उसका नाम HD 20794 दिया गया है। खास बात यह है कि यह सुपर अर्थ 647 दिनों में तारे की परिक्रमा करता है, जो कि रहने लायक क्षेत्र बन जाता है। इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर पानी होने की संभावनाएं ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि यह कोई पहला ग्रह नहीं है जो HD 20794 के चक्कर लगा रहा है। इसके पहले भी 2 अन्य ग्रहों को खोजा गया था जो इस तरह की परिक्रमा करते हैं। इस ग्रह के बारे में बीते 20 सालों से जानकारी इकट्ठी की जा रही थी। इस खोज की रिपोर्ट एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में पब्लिश हुई है। नए सुपर अर्थ की बात करें तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 6 गुना ज्यादा है। ये तारे के चारों ओर 647 दिनों में चक्कर लगाता है, जो इसे रहने योग्य बनाता है। सुपर अर्थ रहने योग्य इसलिए है क्योंकि ये मंगल ग्रह के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने से केवल 40 दिन ही कम है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले ग्रह अपने तारे से एक आदर्श दूरी पर स्थित होते हैं, जो पानी होने की परिस्थितियों को मुमकिन बनाते हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में पृथ्वी पर कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं और कई वैज्ञानिकों ने यह भविष्यवाणी भी की है कि आने वाले वक्त में धरती पर जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे में वैज्ञानिकों की यह खोज काफी अहम मानी जा रही है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए DB लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।